हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निशन कलिता गेमिंग चैनल। तो गाइस आज फिर से हम वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं। तो गाइस आज हम कुछ अलग वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं, कुछ अलग भाई जो कुछ चीज़ें दिखाने वाला हो। तो गाइस चलो वीडियो पे रिएक्शन करते हैं। चलो चलो चलो। दुनिया के कुछ अजीब और अनोखे इवेंट्स जिन्हें जानकर आप भी हैरान हो जाओगे। 1920 में सिर्फ 2 साल की बच्ची रोजालिया लोम्बार्डो की निमोनिया की वजह से डेथ हो गई। रोजालिया लोम्बार्डो इटली के पलेर्मो शहर की थी। उसके माँ बाप उससे इतना प्यार करते थे कि वह अपनी बेटी के अचानक मौत से टूट गए। वह चाहते थे कि उनकी बेटी हमेशा वैसे ही दिखे जैसे वह जिंदा दिखती थी। इसीलिए उन्होंने एक एक्सपर्ट प्रिजर्वर अल्फ्रेडो सलाफिया को बुलाया। अल्फ्रेडो ने एक सीक्रेट फार्मूला का यूज करके रोजालिया लोम्बार्डो की बॉडी को इस तरह प्रिजर्व किया कि आज 100 साल बाद भी उसका चेहरा ऐसा लगता है जैसे वो बस सो रही हो। इसी वजह से उसे स्लीपिंग ब्यूटी भी कहा जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि रोजेलिया का चेहरा इतना रियल लगता है कि कभी कभी लोगों को उसकी आंखें थोड़ी सी खुलती नजर आती, जैसे वह हमें देख रही हो। इस पर एक सिक्योरिटी कैमरा फुटेज भी आई है जिसमें उसकी आंखें बिल्कुल हल्की सी ओपन होती दिख रही है। कुछ लोग इसे पैरानॉर्मल मानते हैं, लेकिन साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया कि यह ऑप्टिकल इल्यूजन की वजह से होता है। जब लाइट मम्मी के ग्लास कॉफिन पर पड़ती है तो लगता है उसकी आंखें खुल रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। रोजलिया की बॉडी पलर्मो के कैप्चिन कैटाकोम्स में रखी हुई है, जहां आज भी लोग उसे देखने जाते हैं। 1986 में क्रिस्टोफर थॉमस नाइट नाम के एक आदमी ने बिना किसी को कुछ बताए सब कुछ छोड़कर एकदम जंगल में चला गया और वह 27 साल तक बिना किसी से बात किए वहां रहता रहा। वो यूएसए के नॉर्थ पोल नाम के एक जंगल वाले एरिया में छुप कर रहता था। वह रेडियो, टीवी, फोन इन सब से दूर सिर्फ नेचर के साथ अकेला था। लेकिन अजीब बात ये थी कि नाइट ने कभी हंटिंग या फिशिंग नहीं की, बल्कि वह चोरी करके जिंदा रहता था। लेकिन उसने कभी किसी के घर में घुसकर चोरी नहीं की, बल्कि वो लोगों के बैकयार्ड से साइलेंटली कैंड फूड, बैटरीज, गैस कैंस्टर्स या स्लीपिंग बैग्स चुरा लेता था। 27 साल में उसने 1000 से ज्यादा चोरियां की, लेकिन कभी किसी को डायरेक्टली हार्म नहीं किया। लोग उसे नॉर्थ पोल हर्मिट कहने लगे क्योंकि लोगों के घरों से छोटी छोटी चीजें गायब होती थी और वह सिर्फ एक शैडो बन गया था जिसे कभी किसी ने प्रॉपरली देखा ही नहीं। 2013 में फाइनली पुलिस ने उसे पकड़ लिया जब उसने एक समर कैंप से फूड चुराने की कोशिश की। जब उसे अरेस्ट किया गया तो उसने कन्फेस किया कि वह 27 सालों से किसी भी इंसान से बात नहीं कर रहा है, ना फैमिली, ना फ्रेंड्स और ना ही किसी और से। नाइट ने कहा, मैं दुनिया से नाराज नहीं था, मैं बस अकेला रहना चाहता था। SS एडमंड फिट्जजेराल्ड 729 फीट लंबी एक कार्गो शिप थी जो अपने साइज और मजबूती के लिए मशहूर थी। ये शिप स्पेशली बल्क आयरन ओर यानी लोहे का माल ले जाने के लिए बनी थी। 10 नवंबर 1975 की रात SS एडमंड लेक सुपीरियर के रास्ते 26,000 टन आयरन ओर लेकर डिट्रॉइट जा रही थी। शिप की कमांड कैप्टन अर्नेस्ट के पास थी। शिप अपना सफर रूटीन के जैसे ही कर रही थी, लेकिन उसी रात एक भयानक स्ट्रोम ने सुपीरियर लेक में तबाही मचा दी। लेक में 35 फीट तक ऊंची लहरें और 80 किलोमीटर प्रति घंटे से भी तेज हवाएं चलने लगी, जिसकी वजह से विजिबिलिटी ऑलमोस्ट 0 हो गई। एक और शिप आर्थर M एंडरसन भी उसी रूट पर थी और उसने SS एडमंड के साथ रेडियो कांटेक्ट बना रखा था। शिप के कैप्टन अर्नेस्ट ने कहा कि सब कुछ उनके कंट्रोल में है, लेकिन उसके बाद शिप अचानक रडार से गायब हो गई। बिना किसी डिस्ट्रेस कॉल के अगली सुबह कोस्ट गार्ड्स ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला, ना सर्वाइवर्स ना ही उनकी बॉडीज। कुछ दिन बाद लेक के सरफेस पर शिप के लाइफ राफ्ट्स मिले और फाइनल SS एडमंड का मलबा 530 फीट पानी के नीचे 2 टुकड़ों में टूटा हुआ मिला। पर शिप पर मौजूद 29 क्रू में से किसी की भी बॉडी नहीं मिली। लेकिन सबसे बड़ी मिस्ट्री ये थी कि एक इतनी बड़ी और एडवांस शिप बिना वार्निंग के, बिना किसी SOS के कैसे डूब गई। एक्सपर्ट्स ने कई थ्योरीज दी, लेकिन आज तक किसी एक थ्योरी को कंफर्म नहीं किया जा सका। साउथ कोरिया के किम उंग योंग को दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट इंसानों में काउंट किया जाता है। इनका IQ 210 के आसपास माना जाता है, जबकि ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन का IQ 190 और स्टीफन हॉकिंग का 160 के करीब माना जाता है। किम उंग योंग को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने कभी हाईएस्ट IQ होल्डर ऑफ इन द वर्ल्ड भी डिक्लेयर किया था। असल में उनका जन्म 1950 में हुआ था, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि उन्होंने सिर्फ
6 महीने की उम्र से ही बोलना शुरू कर दिया था और 1 साल के अंदर वो कोरियन के साथ साथ जापानीज, जर्मन और इंग्लिश भी सीख गए। 3 साल का होते होते उन्होंने कैलकुलस सॉल्व किया और सबको शॉक कर दिया। 8 साल की उम्र में नासा ने नोटिस किया और उन्हें अमेरिका बुला लिया। उन्होंने वहाँ स्कूल स्किप करके डायरेक्ट यूनिवर्सिटी लेवल रिसर्च शुरू कर दी और नासा में 10 साल तक साइंटिस्ट के रूप में काम किया। लेकिन 20 में जाकर किम ने एक अनएक्सपेक्टेड डिसीजन लिया। उन्होंने नासा और अमेरिका छोड़ दिया और साउथ कोरिया वापस आ गए। वहाँ जाकर किम ने सिविल इंजीनियरिंग में पढ़ाई की और एक नॉर्मल जिंदगी चूज की, जिसमें वह आज तक एक प्रोफेसर के रूप में स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं। लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वह दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट बनेंगे, लेकिन उन्होंने एक सिंपल लाइफ चूज की और एक बार फिर दुनिया को हैरान कर दिया। साल 1815 में इंग्लैंड में एक 20 साल की डोमेस्टिक सर्वेंट थी जिसका नाम इलाइजा फैनिंग था। उसका काम एक परिवार के लिए खाना बनाना, सफाई रखना और घर का काम करना था। इलाइजा ने एक दिन अपने मालिक के घर के सभी लोगों के लिए डम्पलिंग्स बनाए, जो एक आम सा डिनर आइटम था। लेकिन जैसे ही सबने डम्पलिंग्स खाए, कुछ ही देर में उन सबको वायलेंट वोमिटिंग और क्रैम्प्स होने लगे और घर का काम करना था। इलाइजा ने एक दिन अपने मालिक के घर के सभी लोगों के लिए डम्पलिंग्स बनाए, जो एक आम सा डिनर आइटम था। लेकिन जैसे ही सबने डम्पलिंग्स खाए, कुछ ही देर में उन सबको वायलेंट वोमिटिंग और क्रैम्प्स होने लगे। एलिजा भी बीमार पड़ गई क्योंकि उसने भी वही खाना खाया था। जांच के बाद पता चला कि डम्पलिंग्स में जहर था। पुलिस ने तुरंत एलिजा को ही दोषी ठहरा दिया क्योंकि वही कुक थी। लेकिन दिक्कत ये थी कि ना तो एलिजा के पास जहर मिला और ना ही उसके पास ये करने का कोई मोटिव था। और सबसे हैरानी की बात कि अगर उसने सबको जहर दिया होता तो वह खुद क्यों खाती। फिर भी उस पर अटेम्प्ट टू मर्डर का इल्जाम लगा। ट्रायल के दौरान कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिला, लेकिन उस वक्त सोसाइटी सर्वेंट्स को इजीली गिल्टी मान लेती थी। कोर्ट ने बिना ज्यादा सोच विचार के इलाइजा को फांसी की सजा सुनाई। बहुत सारे लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया। लॉयर्स, राइडर्स, कॉमन पब्लिक ने याचिका डाली कि यह गलत है, लेकिन सिस्टम ने उनकी बात नहीं सुनी। आखिर में 26 जुलाई 1815 को एलिजा फैनिंग को फांसी दे दी गई। उसकी मौत के बाद आज भी लोग उस फैसले को जुडिशियल मर्डर के रूप में देखते हैं। 1938 में एक चाइनीज प्रोफेसर चिपुटी बैनकारा उला माउंटेन्स में एक आर्कियोलॉजिकल एक्सपीडिशन लीड कर रहे थे। उन्होंने वहां कई एंशिएंट केव्स डिस्कवर किए, जिनमें उन्हें कुछ बहुत छोटी हाइट के स्केलेटन्स भी मिले। इन स्केलेटन्स की हाइट सिर्फ 3.5 फीट के आसपास थी। उन्हीं केव्स में उन्हें कुछ सर्कुलर डिस्क भी मिले। हर डिस्क अराउंड 1 फुट डायमीटर का था और बीच में एक परफेक्ट होल था, जैसे कोई ग्रामोफोन रिकॉर्ड हो। इन डिस्क पे कुछ स्पाइरल ग्रुप्स भी थे, जिस पर अननोन लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ था, जैसे कोई एंशिएंट स्क्रिप्ट हो। कहा जाता है एक और साइंटिस्ट डॉक्टर सुमोम न्यूआई ने इन ग्रूव्स को डिकोड करने की कोशिश की और एक शॉकिंग क्लेम किया। उनका कहना था कि ये डिस्क एक एलियन रेस की कहानी बताते हैं, जिसे ड्रोपा कहा गया। उनका स्पेसशिप थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पहले हिमालय में क्रैश हो गया था और लोकल ट्राइब्स ने उन्हें मार दिया या उनका अपोजिशन किया। हालांकि चाइनीज गवर्नमेंट ने डिस्क का फिजिकल एविडेंस आज तक पब्लिकली अवेलेबल नहीं किया है, लेकिन यूएफओ रिसर्चर्स और कुछ ऑल्टरनेटिव हिस्टोरियंस के लिए ये एक प्रूफ है कि पास्ट में कुछ ऐसा हुआ था जिसे हम समझ नहीं पाए। करीब 525 बीसी के आसपास पर्सिया के राजा कैम्बिसेस II ने इजिप्ट पर कब्जा करने का प्लान बनाया। उस वक्त इजिप्ट एक शक्तिशाली और समृद्ध सभ्यता थी, लेकिन पर्सिया भी रैपिडली एक्सपेंड कर रहा था। कैम्बिसेस ने अपने सारे जनरल्स के साथ मिलकर एक स्ट्रैटेजी बनाई, जिसका बेस सिर्फ तलवार या आर्मी नहीं बल्कि इजिप्शियन धर्म और कल्चर को समझना था। असल में उस समय इजिप्ट के लोग बिल्ली को बहुत पवित्र मानते थे। उनके लिए बिल्ली किसी देवता का रूप थी, जिसे वह बास्केट कहते थे। अगर कोई बिल्ली की मौत का जिम्मेदार होता तो उसे काफी बड़ी सजा मिलती। कैम्बिसेस II ने इसी बात का फायदा उठाया। जब इजिप्ट के बॉर्डर के पास बैटल ऑफ पेलाजियम हुआ तो पर्शियन आर्मी ने अपने शील्ड पर बिल्लियों की तस्वीर बनाई। साथ ही उन्होंने बैटलफील्ड में सचमुच की बिल्लियां भी ले आए। यह देखकर इजिप्शियन आर्मी कंफ्यूज हो गई। इजिप्शियन सोल्जर्स बिल्ली को हार्म नहीं करना चाहते थे, इसीलिए वह सही तरीके से लड़ नहीं पाए। इस ट्रिक का फायदा उठाकर पर्शियन आर्मी जीत गई और इजिप्ट उनके कब्जे में चला गया। ये इतिहास की उन बैटल्स में से एक है जहां धार्मिक विश्वास और साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स ने तलवारों से ज्यादा काम किया था। दोस्तों, इनमें से कौन सी घटना आपको सबसे ज्यादा शॉकिंग लगी? कमेंट में मेंशन जरूर करें। साथ ही इस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और ऐसे मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना भाई। तो आज के लिए बाय बाय।